नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। संसद का बजट सत्र शुरू। राष्ट्रपति ने कहा, सरकार के नए कृषि कानूनों से देश के किसानों को और ज्यादा अधिकार मिलेंगे। राष्ट्रपति ने किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान राष्ट्रीय ध्वज और गणतंत्र दिवस के अपमान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की, सभी सांसद लोकतांत्रिक ढंग से जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में अगले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 11% रहने का अनुमान। देश में अब तक 29 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया और सदियों पुरानी सैन्य परंपरा बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन आज शाम होगा। दोपहर समाचार में रवि कपूर के साथ मैं कनकलता। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि हमारा संविधान हमें जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, वहीं ये अपने नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वे कायदे कानूनों का भी उतनी ही निष्ठा से पालन करें। मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि संसद के पिछले सत्र में पारित कृषि संबंधी 3 कानूनों का उद्देश्य देश के किसानों को और ज्यादा अधिकार तथा शक्तियां हासिल करने में मदद करना है। मेरी सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी, उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं। श्री कोविंद ने यह भी कहा कि इन कानूनों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों से 10 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। छोटे किसानों को होने वाले इन लाभों को समझते हुए ही अनेक राजनीतिक दलों ने समय समय पर इन सुधारों को अपना भरपूर समर्थन दिया था। वर्तमान में इन कानूनों का अमलीकरण देश की सर्वोच्च अदालत ने स्थगित किया हुआ है। मेरी सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी। लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा को सर्वोपरि रखने वाली मेरी सरकार इन कानूनों के संदर्भ में पैदा किए गए भ्रम को दूर करने का निरंतर प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार ने देश के किसानों की दशा सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। आत्मनिर्भर भारत का हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भर कृषि से और सशक्त होगा। इसी सोच के साथ सरकार ने बीते 6 वर्षों में बीज से लेकर बाजार तक हर व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन का प्रयास किया है, ताकि भारतीय कृषि आधुनिक भी बने और कृषि का विस्तार भी। इन्हीं प्रयासों के क्रम में मेरी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए लागत से 1.5 गुना एमएसपी देने का फैसला भी किया। मेरी सरकार आज न सिर्फ एमएसपी पर रिकॉर्ड मात्रा में खरीद कर रही है, बल्कि खरीद केंद्रों की संख्या को भी बढ़ा रही है। मुझे खुशी है कि सरकार के इन प्रयासों को हमारे किसान अपने परिश्रम से और आगे बढ़ा रहे हैं। कोविड-19 महामारी से निपटने के सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए श्री कोविंद ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि सरकार द्वारा समय पर लिए गए उचित निर्णयों से लाखों लोगों की जान बचाने में मदद मिली। कोरोना महामारी के इस समय में जब दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, हर देश इससे प्रभावित हुआ, आज भारत एक नए सामर्थ्य के साथ दुनिया के सामने उभर कर आया है। मुझे संतोष है कि मेरी सरकार के समय पर लिए गए सटीक फैसलों से लाखों देशवासियों का जीवन बचा है। आज देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या भी तेजी से घट रही है और जो संक्रमण से ठीक हो चुके हैं, उनकी संख्या भी बहुत अधिक है।
श्री कोविंद ने कहा कि जहां एक ओर जनता को महामारी से बचाने के प्रयास लगातार जारी हैं, वहीं देश की अर्थव्यवस्था महामारी से हुए नुकसान से उबर रही है। एक तरफ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, दूसरी तरफ अनेक राज्यों में बाढ़, कभी अनेक राज्यों में भूकंप, तो कभी बड़े बड़े साइक्लोन, टिड्डी दल के हमले से लेकर बर्ड फ्लू तक देशवासियों ने हर आपदा का डटकर सामना किया है। इसी काल में सीमा पर भी अप्रत्याशित तनाव बढ़ा। इतनी आपदाओं से इतने मोर्चों पर देश एक साथ लड़ा और हर कसौटी पर खरा उतरा। इस दौरान हम सब देशवासियों के अप्रतिम साहस, संयम, अनुशासन और सेवा भाव के भी साक्षी बने हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत ने दुनिया के कई देशों को कोरोना महामारी के लाखों टीके मुफ्त उपलब्ध कराकर मानवता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह किया है। हमारे लिए यह और भी गर्व की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। इस प्रोग्राम की दोनों वैक्सीन भारत में ही निर्मित हैं। संकट के इस समय में भारत ने मानवता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अनेक देशों को कोरोना वैक्सीन की लाखों खुराक उपलब्ध कराई है। भारत के इस कार्य की विश्व भर में हो रही प्रशंसा हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति सर्वे संतु निरामया की भावना के साथ जग कल्याण की हमारी प्रार्थना हमारे प्रयासों को और ऊर्जा दे रही है। युवाओं के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार में ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू को समाप्त करने के फैसले से देश के नौजवानों को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का भी गठन किया है, जिससे युवा सरकारी नौकरियों में आने के लिए कई परीक्षाएं देने के झंझट से बचेंगे। श्री कोविंद ने कहा कि ये एक सुखद संयोग है कि राष्ट्र ने स्वतंत्रता की 75वीं जयंती से कुछ ही पहले नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार देश के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। लद्दाख में गलवान घाटी की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए वहां अतिरिक्त बल तैनात कर दिए गए हैं। श्री कोविंद ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज 8 महीने तक उपलब्ध कराया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने महामारी की वजह से अपने घरों को वापस लौटे प्रवासी मजदूरों की मुसीबतों का भी पूरा ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि गरीब महिलाओं के जनधन खातों में करीब 31,000 करोड़ रुपए का सीधा अंतरण किया गया। देश में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे केंद्र के प्रयासों का उल्लेख करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 1.5 करोड़ गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि गांव में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर उठाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हर घर जल योजना के अंतर्गत हर परिवार को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के साथ साथ जल संरक्षण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। श्री कोविंद ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत करीब 6.5 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं। भारतीय वायुसेना में महिलाओं को लड़ाकू विमान चालकों के रूप में नियुक्ति दी गई है और मिलिट्री पुलिस में भी अब महिलाएं जा सकती हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने सुविधा योजना तैयार की है, जिसके अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं को 1 रुपए की नाममात्र की राशि पर सैनिटरी नैपकिन्स उपलब्ध कराए जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों में जल परिवहन के जरिए उन्हें विकास की नदियां बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे पूर्वोत्तर के सभी वर्गों के लोगों को फायदा होगा। जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों का जिक्र करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय परिषद के चुनाव सफलतापूर्वक कराए गए। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर में प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार की विकासोन्मुख नीतियों को जम्मू कश्मीर के लोगों का हार्दिक समर्थन मिल रहा है। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से देश की शिक्षा प्रणाली में किए गए सुधारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा
कि नई नीति में विद्यार्थियों को अपनी पसंद के विषयों को चुनने की पूरी स्वतंत्रता पहली बार दी गई है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने से जम्मू कश्मीर के लोग सशक्त हुए हैं और उन्हें नए अधिकार मिले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि इस साल से देश में अमृत महोत्सव का भी शुभारंभ होगा, जिसके अंतर्गत भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के सिलसिले में समारोहों की शुरूआत होगी। नए कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस, वामपंथी दलों, राष्ट्रीय जनता दल, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी और कुछ अन्य पार्टियों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बहिष्कार के लिए विपक्ष की आलोचना की। संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में श्री प्रसाद ने विपक्ष के इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं और वे राजनीतिक मतभेदों से ऊपर हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का सम्मान करना लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि कांग्रेस राष्ट्रपति के संबोधन का बहिष्कार कर किस तरह की परंपरा कायम करना चाहती है। Today, in terms of the conventional parliamentary practices, the budget session commenced with the speech of Honorable the President of India to both the Houses of Parliament. This is a salutary parliamentary tradition for the last so many years. Mahamahim Rashtrapati Ji is beyond the pale of political divide. He represents the symbol of constitutional head of India and therefore entitled to our respect. It is a matter of great regret today that the opposition sought to boycott it. But more particularly disquieting is the irresponsible role of Congress Party. राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी विपक्षी दलों की निंदा की। लोकतंत्र की गरिमा को तार-तार कर रहे हैं। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति की अपनी एक गरिमा है और राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करना यानी राष्ट्रपति का अपमान। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 31 जनवरी 2021। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टलना चाहिए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर के 11% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसमें सरकारी खर्च में बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था की विकास दर में सुधार होने का संकेत दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 प्रस्तुत किया। सर्वेक्षण में कहा गया है कि निर्यात और सरकारी उपभोग में बढ़ोतरी होने से अर्थव्यवस्था में गिरावट का सिलसिला रोकने में मदद मिलेगी। इसमें यह भी बताया गया है कि चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 7.7% रहने का अनुमान है। इसमें बताया गया है कि अगले वित्त वर्ष में विकास दर के 15.4% के स्तर तक पहुंचने का मोटे तौर पर अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण में कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। सर्वेक्षण के अनुसार कोरोना महामारी के प्रकोप से सेवा, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र में तेजी से गिरावट आई। इसमें कहा गया है कि अर्थव्यवस्था को तेजी से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए और अधिक सक्रिय नीतियां बनाना और उन्हें पूरी वित्तीय जिम्मेदारी के साथ लागू करना आवश्यक है। सर्वेक्षण में ये बात स्वीकार की गई है कि स्वास्थ्य क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु बन गया है। जिस समय वित्त मंत्री आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत कर रही थीं, कांग्रेस, वामपंथी दलों और डीएमके पार्टी के सदस्यों ने हाल के 3 कृषि कानूनों का विरोध किया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण की प्रति भी लोकसभा में प्रस्तुत की गई।
लोकसभा ने अपने वर्तमान सांसद सुरेश अगार्नी और पूर्व सांसद रामविलास पासवान, तरुण गोगोई, मोतीलाल वोहरा, जसवंत सिंह, अहमद पटेल और कुछ अन्य सदस्यों के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की बैठक आज शाम 3 बजे से शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से शुरू हुआ संसद का सत्र इस दशक का भी पहला सत्र है। संसद में बजट सत्र की शुरुआत से पहले उन्होंने कहा कि ये दशक भारत के उज्जवल भविष्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि आज राष्ट्र के सामने स्वाधीनता सेनानियों के स्वप्नों को साकार करने का स्वर्णिम अवसर आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार 2020-2021 में वित्त मंत्री को अलग अलग पैकेजों के रूप में साल में 4-5 मिनी बजट पेश करने पड़े हैं। इसलिए मौजूदा बजट सत्र को इन्हीं मिनी बजटों में से एक माना जाना चाहिए। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं, हमें वित्त मंत्री जी को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े। यानी 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट सत्र के समय का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए और सांसदों को इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि सांसद जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में अपना भरपूर योगदान करने का अवसर नहीं गंवाएंगे। इस दशक का आज ये पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रारंभ से ही आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को, उन संकल्पों को तेज गति से सिद्ध करने का ये स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। इस दशक का भरपूर उपयोग हो और इसलिए इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो, ये देश की अपेक्षाएं हैं। सरकार ने बजट सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने में विभिन्न राजनीतिक दलों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी सभी पार्टियों के नेताओं की रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कोविड महामारी को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दिन में 2 बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक चलेगी। बजट सत्र का पहला हिस्सा 15 फरवरी को संपन्न होगा, जिसमें कुल 12 बैठकें होंगी। वहीं बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 21 बैठकें होंगी। संसद के बजट सत्र के दौरान इस बार प्रश्नकाल और शून्यकाल दोनों होंगे। सत्र के पहले दिन सदन में आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। वहीं वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। देश के इतिहास में पहली बार कागज रहित बजट प्रस्तुत किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में विश्वसनीय सरल कर व्यवस्था और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियम प्रचलित हैं। विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में सुधारों और प्रोत्साहन आधारित सुविधाओं पर जोर दिया जाता रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में कोरोना के प्रभावी नियंत्रण ने मानवता को एक बहुत बड़ी त्रासदी से बचाया है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। संसद का बजट सत्र शुरू। राष्ट्रपति ने कहा, सरकार के नए कृषि कानूनों से देश के किसानों को और ज्यादा अधिकार मिलेंगे। राष्ट्रपति ने किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान राष्ट्रीय ध्वज और गणतंत्र दिवस के अपमान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की, सभी सांसद लोकतांत्रिक ढंग से जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किया गया। देश में अब तक 29 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया और सदियों पुरानी सैन्य परंपरा बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन आज शाम होगा। देश में अब तक 29,28,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 5,72,000 से अधिक लोगों को कोविड की खुराक दी गई।
इस बीच देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 20,000 से अधिक रोगियों के ठीक होने से स्वस्थ होने की दर 96.96% हो गई है। देश में कल 18,855 नए रोगियों के सामने आने से संक्रमित लोगों की संख्या 1,07,00,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत ने वैश्विक स्वास्थ्य संकट के दौरान कोविड वैक्सीन की आपूर्ति के साथ अन्य देशों के कार्मिकों को भी प्रशिक्षित किया। कोविड पर गठित उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 23वीं बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये बात कही। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया है कि भारत कोविड टीकाकरण अभियान के पहले 6 दिनों में 10 लाख टीके लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सीन ब्रिटेन में पाए गए कोविड के नए प्रकार पर भी कारगर है। ये भारत में कोविड के लिए भी उतनी ही असरदार है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने भारत से कोरोना टीकाकरण के वैश्विक अभियान में बड़ी भूमिका निभाने का अनुरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि टीका उत्पादन की भारत की क्षमता आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा वरदान है। भारत ने कई देशों को अब तक कोविड के 55 लाख टीके उपहार के तौर पर उपलब्ध कराए हैं। जिन देशों को ये टीका उपलब्ध कराया गया है उनमें भूटान, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, मॉरिशस, सेशल्स, श्रीलंका और बहरीन शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि इन देशों के अनुरोध पर कोविड का टीका उपलब्ध कराया गया है। बिहार में अब तक 1,06,025 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों के स्वास्थ्य कर्मियों को प्रतिदिन टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीकाकरण अभियान में और तेजी लाने के लिए जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। इस बीच राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.86% तक पहुंच गई है। कोविड-19 संक्रमण से अब तक 2,57,391 मरीज ठीक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 2,47,000 से अधिक रोगी कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान भी सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 1,95,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है। कल 63,000 से अधिक व्यक्तियों को टीका लगाया गया है। सबसे अधिक टीकाकरण शाहजहांपुर जिले में 82% के साथ और डिंडोरी जिले में 81% दर्ज किया गया है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान और स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर संजय गोयल को भी कल टीका लगाया गया। दोनों ने जनता से टीकाकरण कराने की अपील भी की। इस बीच प्रदेश में कल कोविड के 226 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 321 रोगी संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश के 5 जिलों में एक भी कोविड पॉजिटिव मामला कल दर्ज नहीं किया गया है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक स्तर पर सोने की मांग 11 वर्ष के न्यूनतम स्तर तक गिर गई। विश्व सोना परिषद द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आभूषणों की मांग अब तक के रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वैश्विक स्तर पर आभूषणों की मांग में 34% की गिरावट आई और भारत में ये गिरावट 42% रही। वर्ष 2020 में दुनिया भर में 3,759 टन सोने की बिक्री हुई। वर्ष 2009 के बाद पहली बार 4,000 टन से कम सोने की बिक्री दर्ज की गई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सोने की मांग 2020 रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी का परिणाम दुनिया भर के सोने के बाजारों पर हुआ। सोने की कीमतों ने छुई रिकॉर्ड स्तरों का भी परिणाम इस पर दिखाई दिया। पिछले साल भारत में 446 टन सोने की मांग दर्ज की गई थी, जो कि 2019 की तुलना में 35% कम है। सोने की आभूषणों की मांग 2020 में 1,411 टन रही, जो कि अब तक का सबसे निचला स्तर है। पिछले साल देश के सोने की आयात में भी 52% की कमी दर्ज की गई। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह 2 दिन की पश्चिम बंगाल यात्रा पर आज रात कोलकाता पहुंचेंगे। श्री शाह शनिवार सुबह नाडिया जिले के मायापुर में इस्कॉन मंदिर जाने से पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उत्तरी 24 परगना जिले में बांगांव ठाकुरनगर में उनका पार्टी की रैली में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन और विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने आज बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली। परिषद के कार्यवाहक सभापति अवधेश नारायण सिंह ने दोनों नेताओं को पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। बीटिंग द रिट्रीट समारोह आज नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर होगा। इसके साथ ही 4 दिन का गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में भारतीय धुन मुख्य आकर्षण होंगी। बीटिंग रिट्रीट में सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड मधुर संगीत के साथ कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। कार्यक्रम का प्रारंभ मास बैंड द्वारा स्वर्णिम विजय धुन के साथ होगा। पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में भारत की विजय के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष धुन बनाई गई है। इसके बाद पाइप और ड्रम बैंड, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड, नौसेना बैंड, सेना बैंड और मार्च बैंड अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। बीटिंग रिट्रीट सदियों पुरानी सैन्य परंपरा है, जिसमें सेनाएं युद्ध के दौरान सूर्यास्त के बाद छावनी में लौट आती हैं। जैसे ही बिगुल बजता है, सैनिक लड़ना बंद कर देते हैं, हथियार म्यान में रख दिए जाते हैं और वे युद्ध के मैदान से वापस आ जाते हैं। समाचार कक्ष से भवतारिणी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इंडियन ओवरसीज बैंक के 6 अधिकारियों और अन्य के खिलाफ जमाकर्ताओं के धन में कथित हेराफेरी करने का मामला दर्ज किया है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में विभिन्न स्थानों पर अभियुक्तों के परिसरों में तलाशी ली गई और कई गोपनीय दस्तावेज बरामद किए गए। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शीतलहर जारी है। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, अधिकतम 30 डिग्री रहने की संभावना है। चेन्नई में सुबह कोहरा छाया रहा, लेकिन बाद में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, अधिकतम 24 डिग्री तक रहने के आसार हैं। श्रीनगर में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कम रहा, अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस बना रह सकता है। जम्मू में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 20 डिग्री तक रहने के अनुमान है। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 0 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा, अधिकतम 12 डिग्री रह सकता है। मुजफ्फराबाद में भी आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने के आसार हैं। समाचार कक्ष से नईम अख्तर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सरकार देश में वर्चुअल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अमल की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इन विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। श्री निशंक ने सभी संबंधित मंत्रालयों और संगठनों को निर्देश दिए हैं कि वे नई शिक्षा नीति के सुचारू क्रियान्वयन में तेजी लाएं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बीच विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से विकास को तेज करने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यह समझौता लद्दाख और CSIR के बीच ज्ञान साझेदारी को बढ़ावा देगा, जिससे जैव संसाधनों का उपयोग क्षेत्र में नकदी फसलों की शुरुआत और प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने के क्षेत्र में सुनिश्चित हो सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र शुरू। राष्ट्रपति ने कहा, सरकार के नए कृषि कानूनों से देश के किसानों को और ज्यादा अधिकार मिलेंगे। राष्ट्रपति ने किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान राष्ट्रीय ध्वज और गणतंत्र दिवस के अपमान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की, सभी सांसद लोकतांत्रिक ढंग से जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में अगले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 11% रहने का अनुमान और देश में अब तक 29 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया।
सदियों पुरानी सैन्य परंपरा बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन आज शाम होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।